हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का बीए सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर आप लोग के सॉल्व कराएंगे। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, और आप लोग पेपर कोड देख रहे होंगे। कैपिटल ई 010301 कैपिटल डी है, ठीक। और आप लोगों का सब्जेक्ट नेम है, यहाँ पर आप लोगों का जो भी पेपर नेम हो, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, आप लोगों का जो पेपर नेम है, ठीक। आप लोगों को पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन 24 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक। चलिए फटाफट सॉल्व कराते हैं। आप लोगों को सेक्शन ए, यहाँ पर आप लोग निर्देश देख रहे होंगे नोट। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यह प्रश्न 3 खंडों में विभक्त है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। सभी खंडों से प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको, ठीक। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। आपका खंड आ यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपको क्या करना है, इस खंड में 10 प्रश्न है, ठीक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, यानी कि आपको 30 नंबर का सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे, ठीक। सभी प्रश्न अनिवार्य है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षा क्या होता है, ठीक। शिक्षा क्या होता है एक प्रकार से, शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक। यह आपके समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा को वृद्धि देती है, ठीक। सभी छात्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। मानव विकास, शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है। शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ संभव है, ठीक। व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता विकसित करना, तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना होता है, ठीक। एक संगठित इकाई में लोगों को सामाजिक और एकीकरणीय करना, मानव संसाधन से संबंधित समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, गुणवत्ता व्यक्तित्व गुण प्राप्त करने में व्यक्तियों की मदद करना, ठीक। ये सब आपकी शिक्षा एक प्रकार से शिक्षा होता है, ठीक। शिक्षा से संभव है। फिर आपका सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शन क्या है। तो दर्शन एक प्रकार से क्या है, जो दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है, दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी, ठीक। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों फिलोस तथा सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम, जबकि सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यानी कि इस प्रकार फिलोसफी अर्थात दर्शन का अर्थ ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है, ठीक। इस तरह आप लिख सकते हैं। काट दर्शन शास्त्र को अनुभूति का विज्ञान आलोचना मानते हैं। फिटचर के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। कोलरिज सैमुअल ट्रेलर ने इसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। जॉन आर्मस्ट्रांग के अनुसार दर्शन चिंतन का सफल प्रेम है, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन, अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन सेक्शन ए का, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिलॉसफी और दर्शन में क्या अंतर है, ठीक। तो क्या है, फिलॉसफी को दर्शन का अंग्रेजी समानार्थक शब्द माना जाता है, परंतु दोनों में अंतर जो है अस्पष्ट है। भारतीय दर्शन और फिलॉसफी एक नहीं, क्योंकि दर्शन यथार्थता जो एक है उसका तत्व ज्ञान है, जबकि फिलॉसफी विभिन्न विषयों का विश्लेषण है। इसलिए दर्शन में चेतना की मीमांसा अनिवार्य होती है, इसके पश्चात फिलॉसफी में नहीं, ठीक। फिलॉसफी को दर्शन का अंग्रेजी समानार्थक समझा जाता है, ठीक। मानव जीवन का चरम लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करके चिर आनंद की प्राप्ति है। समस्त दर्शनों का भी एक ही लक्ष्य दुखों के मूल कारण अज्ञान से मानव को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना होता है, ठीक। यानी अज्ञान व
परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारों को नष्ट करके सत्य ज्ञान, ठीक, जिज्ञासा मानव में रहित है। इस जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए उसके अनवरत प्रयास का ही यह फल है कि हम लोग इतने विकसित समाज में यह रह रहे हैं, ठीक। परंतु प्राचीन ऋषि मुनियों को इस भौतिक समृद्धि से न तो संतोष हुआ और न ही आनंद की प्राप्ति हुई। अतः उन्होंने इस सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं गूढ़तम साधनों से ज्ञान की तलाश आरंभ कर दी और धीरे धीरे इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई और सत्य का नाम दर्शन हुआ, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, वेदांत क्या है, ठीक। वेदांत क्या होता है? तो वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत अथवा सार, यानी कि वेदों का अंत अथवा सार होता है, ठीक। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आपका है अद्वैत वेदांत, ठीक, और दूसरा है आपका विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ठीक, और आपका तीसरा है द्वैत वेदांत, ठीक। इस तरीके का आपका तीनों वेदांत, ठीक। आदि शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य के क्रमशः इन तीनों शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अलावा भी ज्ञान योग की अन्य शाखाएं हैं, ठीक। यह शाखाएं अपने प्रवर्तकों के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति मिश्र, सुरेश्वर और विज्ञान भिक्षु शामिल हैं। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं उनमें रामकृष्ण परमहंस, ठीक, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद स्वामी, करपाती और रमण महर्षि उल्लेखनीय हैं। ये आधुनिक विचारक अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरे वेदांतों के प्रवर्तकों ने अपने विचारों को भारत में भलीभांति प्रचारित किया, परंतु भारत के बाहर उन्हें बहुत कम जाना जाता है, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सेक्शन ए का आपका 5वां क्वेश्चन है भगवत गीता क्या है, ठीक। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 उपाध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उसमें यह संकलित है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं, ठीक। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा की ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है, ठीक। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उच्चतम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर घर छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला यानी कि छठा क्वेश्चन, सेक्शन ए का छठा क्वेश्चन क्या है? आदर्शवाद क्या है, ठीक। तो आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद जड़ता तथा भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत होता है, ठीक। यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक के द्वितीय होने के सिद्धांत को अपना आधार बनाता है, जो उसे देश काल में जगत की परिमितता और जगत की ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म के जड़त्व के निकट पहुंचाता है, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। गुण के अनुसार, एक गुण एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि पारलौकिक तत्वों, आकारों तथा विचारों में वास्तविकता निहित है और वही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं।
जबकि वाह रूप इंद्रियों, अनुभव एवं विचारों में निहित होते हैं, जो विचारों की छाया या अनुकूलित होती है। हेंडरवन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को कहा जाता है। ठीक, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इन जगत की समस्त वस्तुएं विचार या फिर चेतना की अभिव्यक्ति होती है। सृष्टि का सारस्वत जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत होता है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सातवां क्वेश्चन क्या है? निषेधात्मक शिक्षा क्या है? ठीक, तो निषेधात्मक शिक्षा क्या होता है? एक प्रकार से इसमें कि इस शिक्षा में बालक स्वयं अपने अनुभव तथा क्रियाओं द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। ठीक, अपने आदर्शों का निर्माता भी वह स्वयं होता है। अध्यापक की भूमिका एवं मार्गदर्शक से अधिक नहीं होती। इसमें जो है अध्यापक की भूमिका और मार्गदर्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, जो उचित वातावरण तैयार करने में सहायता करता है। ठीक, फिर प्लेटो ने अपनी प्राचीन प्रणाली की बात की और रूसो को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने नकारात्मक शिक्षा के विचारों को आगे बढ़ाया। नकारात्मक शिक्षा एक शिक्षक के अधिकार को खारिज कर देती है और बच्चों को अपनी स्वायत्त खोज के माध्यम से अपने नवजात दिमाग और मूल्यों को विकसित करने की अनुमति देती है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। इसमें जो है कोई सख्त औपचारिक अनुशासन नहीं होती है, कोई औपचारिक शिक्षा पद्धति नहीं होती है और ना ही कोई आदत होती है। ठीक, नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जब बच्चे के संवेदी विकास, रुचियों और योग्यताओं पर विचार किए बिना ज्ञान को थोपने के लिए व्यवस्थित और निरंतर प्रयास नहीं किए जाते हैं। ठीक, इस तरीके का आपका निषेधात्मक शिक्षा होता है। फिर आपका नेक्स्ट यानी कि आठवां क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? प्रकृति की ओर लौटो से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक, तो रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया, इसका नारा सर्वप्रथम रूसो ने दिया। उससे यह संकेत निकलता है कि वह छात्रों को दूषित समाज से दूर गांव की प्राकृतिक छत्र छाया में ले जाना चाहता था। ये रूसो एक वैज्ञानिक थे। ठीक, वास्तव में यह 18वीं शताब्दी की यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में होने वाली क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, कि जो रूसो वैज्ञानिक थे उन्होंने छात्रों के दूसरे समाज को गांव की ओर एक प्रकार से प्राकृतिक की तरफ ले जाना चाहता था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? परियोजनवाद क्या है? यानी कि 9वां क्वेश्चन, सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन, परियोजनवाद। ठीक, तो परियोजनवाद एक प्रकार के क्या होता है? फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। परियोजनवाद क्या होता है? अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म का समानार्थी शब्द है और प्रैग्मेटिज्म शब्द यूनानी भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्रिया या कर्म होता है। ठीक, इसकी धारणा यह होती है कि मूल्य एवं सत्य देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परियोजनवाद यदि किसी शाश्वत मूल्य में विश्वास करता है तो वह शिव है। इसलिए जीवन के अस्थायी या निश्चित आदत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बालक को अपनी स्वयं की क्रियाओं और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना होता है। रचना काफ़ी नहीं, महत्वपूर्ण व्यवस्था आवश्यक है। इस बात को भी माना जाता है कि इस अध्ययन के विषय इस दृष्टिकोण से चुने जाएं कि वह जीवन की वास्तविक
समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करें। ठीक। फिर अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स सैंटन पियर्स ने इसके बारे में क्या कहा है कि परियोजनवाद ने आधुनिक रूप को जन्म दिया। पियर्स के कार्य को विलियम जेम्स ने और अधिक बढ़ाया, उसे स्पष्टता ये एक व्यापारिकता प्रदान की। इसलिए अनेक लोग विलियम जेम्स को ही परियोजनवाद के आधुनिक रूप का जन्मदाता भी मानते हैं। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का, ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक परिवर्तन क्या है। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकों युग प्रतिमान बनते हैं, बिगड़ते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, इस तरीके का आप लिखेंगे। आधुनिक संसार में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ तथा विभिन्न समाजों ने अपने तरीके से इन विकासों को समाहित किया। उनका उत्तर दिया है कि जो सामाजिक परिवर्तनों में परिलक्षित होता है, इन परिवर्तनों की गति कभी तीव्र रहती है, कभी मंद रहती है। कभी कभी ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण रहे हैं तो कभी बिल्कुल महत्वहीन रहे। कुछ परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, हमारी कल्पना से परे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी भविष्यवाणी संभव थी। कुछ से तालमेल बिठाना सरल था, जबकि कुछ तो सहज ही स्वीकारना कठिन था। कुछ सामाजिक परिवर्तन अस्पष्ट थे एवं दृष्टिगत थे, जबकि कुछ देखे नहीं जा सकते थे, उनका केवल अनुभव किया जा सकता था। हम अधिकतर परिवर्तनों की प्रक्रिया और परिणामों को जाने समझे बिना अवचेतन रूप से इसमें शामिल रहे हैं, जबकि कई बार इन परिवर्तनों को हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर थोपा गया है। ठीक, इस तरीके का एक आप सामाजिक परिवर्तन लिख सकते हैं। फिर आपका है सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी यानी कि खंड बा। खंड बा में क्या है? खंड बा में कुल आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न करना है, केवल 150 शब्दों में। ठीक, इसके लिए क्या है? 6 × 4। ठीक, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 6 नंबर निर्धारित है, यानी कि सेक्शन बी से आपको 24 नंबर मिलने वाला है। ठीक, चलिए हम आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चारों कराएंगे, वो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर ए, यानी कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी का आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, भगवत गीता के संदेश को संक्षेप में दीजिए। ठीक, यानी कि भगवत गीता का जो संदेश है उसको संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक, तो जो भगवत गीता यह संदेश देती है कि आत्मा अमर है, इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और हमें फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आपके भगवत गीता के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक, महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 उपाध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व, यानी कि 3145 ईसा पूर्व पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिनमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। ठीक, उपनिषदों को गौ यानी कि गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों को जो आत्मविद्या थी उसको गीता सर्वांग में स्वीकार करती थी। उपनिषद विधाएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अत्यंत विधा, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में
अव्यय पुरुष विधा पराप्रकृति एवं जीव के विषय में अक्षर पुरुष विधा और अपरा प्रकृति एवं भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विधा शामिल है। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के आत्म इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सम्मिलित है। उसे ही पुष्पिका के शब्द से ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ठीक, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं, यानी कि परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक, इस तरीके आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका है सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो मौलिक अधिकार एक प्रकार के क्या होता है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 ठीक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वह अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर संविधान सभी नागरिकों के लिए विशिष्ट और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इसकी मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में निहित है जो न्यायोचित है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ठीक, आपके कुल मिला के आपके 6 मौलिक अधिकार हैं इसमें से। ठीक, तो आपका जो पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार में क्या है, जिसमें पहला आपका हो गया समता का अधिकार, जिसमें आपका क्या है, कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। यानी कि आपको किसी वंश, धर्म, जाति या उसके आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है, किसी की तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल होते हैं। ठीक, फिर आपका दूसरा आपका क्या है, भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविका प्रयोजन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता को अधीन दिए जाते हैं। ठीक, फिर आपका तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया गया है। ठीक, फिर आपका चौथा अधिकार क्या है, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें बहुत शामिल है। ठीक, फिर आपका पांचवा अधिकार क्या है आपका, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चलाने का अधिकार होता है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। आपको केवल 2 मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है। ठीक, फिर आपका सेक्शन बी का आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, विवेचना कीजिए। ठीक, तो आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। आर्थिक विकास निर्भर करता है कि श्रमिकों की कार्य कुशलता पर, और श्रमिकों की कार्य कुशलता निर्भर करती है उनकी शिक्षा दीक्षा पर। इस प्रकार शिक्षा आर्थिक विकास का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके सके शिक्षा आवश्यक होती है। शिक्षा की इस दोहरी प्रवृत्ति को समझ लेने पर ही उनकी आर्थिक उन्नति में योगदान का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है।
ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। शिक्षा लोगों में उनकी नयोद्यम की क्षमता, उत्पादकता और उनकी रचनात्मक को बढ़ाने का काम करती है। शिक्षा मानव के विकास की वह कुंजी है जो उसके विकास की नींव प्रदान करती है। यह लोगों की आर्थिक दक्षता, सामाजिक स्थिरता, गरीबी उन्मूलन में सहायक साबित होती है। शिक्षा श्रम के मूल्य और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक फिर आप क्या लिखेंगे, जो आर्थिक विकास के प्रत्येक अंग उत्पादन, वितरण, संगठन, प्रशासन एवं अनुशासन से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। वही विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करता था तथा विकास को गति एवं दिशा देता था। इसलिए इसमें मानवीय संसाधनों का उतना महत्व प्राप्त है। मनुष्य की क्षमता, योग्यता तथा निपुणता को जितना अधिक बढ़ाया जाए उतना ही उत्तम प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा। मनुष्य की इन शक्तियों को उन्नत बनाने का कार्य शिक्षा का है। ठीक शिक्षा लोगों की तकनीकी ज्ञान, विवेक एवं साहस में वृद्धि करती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो पाता है तथा बचत का उत्पादक निवेश किया जा सकता है। विज्ञान तथा अनुसंधान द्वारा उत्पादन, तकनीकी और नए परिवर्तनों का विकास होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश की आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है। शिक्षा के योगदान को किसी भी देश की इस आर्थिक वृद्धि दर से मापा जा सकता है। कुछ विकासशील देशों के संदर्भ में शिक्षा के आर्थिक विकास के योगदान को मापने के लिए कई अध्ययन हुए हैं। शिक्षा के विभिन्न आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व है, उससे शिक्षा का आधार तैयार किया जाता है तथा बालकों में साक्षरता का प्रभाव प्रारंभिक कुशलता एवं उत्पादन के लिए उचित आवश्यक मनोवृत्तियों के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आर्थिक वृद्धि पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक माध्यमिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों की शिक्षा की पूर्ति होती है जिसमें मध्य वर्ग के कर्मचारी आते हैं। इनका व्यापार और सार्वजनिक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक इससे आपके जो आर्थिक विकास होता है ये सब आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें सेक्शन बी का चौथा या फिर सातवां क्वेश्चन। ठीक तो इसमें क्या है आपका सातवां क्वेश्चन आपका है सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ठीक सामाजिक गतिशीलता में यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ठीक तो आप एक प्रकार से लिख सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थिर जीवन की प्राप्ति में मदद करती है। ठीक शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल होती जाती है, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही। ठीक इसके अंतर्गत संस्थानों के पैटर्न को लोक मार्गों के रूप में प्रसारित करने में भी मदद मिलती है। शिक्षा सामाजिक व्यक्तिवाद के निर्माण की दिशा में एक शक्तिशाली और मजबूत एजेंसी होती है, जो शैक्षिक प्रणाली समाज की विश्व संस्थानों की गतिशीलता और संचालन के परिणाम स्वरूप उभर कर आती है। ठीक सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने से होता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया जाता है तो उसे हम साधारणतया आम बोलचाल की भाषा में गतिशील होने की क्रिया कहते हैं। ठीक परंतु इस प्रकार की गतिशीलता का कोई महत्व समाजशास्त्र अध्ययन में नहीं होता है। ठीक फिर जो इसकी वित्तीय स्थिति होती है, किसी व्यक्ति की आय का सामाजिक गतिशीलता को सकारात्मकता संबंध होता है। परिवार हमारा परिवार पहला समूह है जिसके साथ हम जुड़ते हैं। उनकी स्थिति, धन और कुख्यात यानी कि इनकी कमी किसी व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और सामाजिक गतिशीलता स्थापित करने में
प्रारंभिक शुरुआत प्रदान करती है। ठीक, फिर उन्होंने उनके जो है 4 प्राथमिक कारकों को सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात जनसांख्यिकीय कारक, माता पिता और बच्चों की क्षमता, सामाजिक पदों पर व्यक्तियों का दोषपूर्ण वितरण, और आपका है सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण में परिवर्तन। ठीक, तो इस तरीके का आप लिख सकते हैं, ये आपका 7वां क्वेश्चन। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी, यानी कि खंड सा। खंड सा को आपको क्या है, खंड सा से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? खंड सा आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको क्या है, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10.5 नंबर में देखने को मिलेंगे, यानी कि 21 नंबर सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक, आपको इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक, इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा है क्या थी, शिक्षा वही है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक नैतिक गुणों पर विकास पर प्रभाव डाले। अर्थात शिक्षा का स्वरूप बालक के शरीर या तन, मन, आध्यात्मिकता व चरित्र पर प्रबल जोर दे, वही शिक्षा होती है। ठीक, फिर क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का जो आवरण है, जब हुआ था तब हमारा देश गुलाम था, उस समय की शिक्षा दयनीय स्थिति में थी। तब उस समय इन्होंने समाज की सही शिक्षा व मार्ग प्रस्तुत किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने विचारों व शिक्षा से लोगों के देश को स्वतंत्रता कराने की प्रेरणा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं शिक्षा के ज्ञान व सीख पर इस पर विचार प्रकट किए हैं। पहला आपका है, पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि एकाग्रता, ध्यान व इंद्रियों पर संयम रखना। दूसरा है, ज्ञान व्यक्ति का वर्तमान होता है। ठीक, और तीसरा, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ठीक, फिर आपका अगला, जब तक मानव को जीना तब तक सीखना और अनुभवशील ही सिर्फ श्रेष्ठ गुरु होता है। ठीक, पवित्रता, धैर्य और उद्यम व तीनों गुण एक साथ समायोजित होते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना मूर्खता होता है। बिना किसी बुराई व अपवाद की चिंता किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, इस तरीके का इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक, फिर आपका क्या है, जो है ये रहा आपका संस्कृत भाषा की शिक्षा के लिए इनकी जो विचारधारा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भाषाओं के साथ ही संस्कृत भाषा को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में संस्कृत शिक्षा पर प्रबल रूप से जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत शब्द की ध्यान मात्र से ही हमारी जाति का प्रतिष्ठा, बल तथा शक्ति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध ने यही गलती की थी कि उन्होंने जनता में संस्कृत शिक्षा में विस्तार बंद कर दिया, क्योंकि वह शीघ्र व तत्कालिक परिणाम चाहते थे। इसलिए उन दिनों उन्होंने पाली भाषा में संस्कृत भाषा के विविध भाषा का भाषांतर करके उनका प्रचार किया। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व स्तर पर स्त्री शिक्षा पर पुरजोर समर्थन किया था। वह स्त्री शिक्षा के लिए हियायती थे। भारतीय आत्मा का परमचर लहराने वाले भारत की गौरवपूर्ण परंपरा एवं संस्कृत के सच्चे संवाहक स्वामीनंद ही थे। ठीक, विवेकानंद जी साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा को देखकर बहुत दुख होता था। स्त्री व पुरुषों के बीच व्याप्त मतभेद को देखकर गहरा आघात इनको लगता था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा विद्यमान है। स्त्रियों के ऊपर अनुचित नियंत्रण सर्वथा अवांछनीय है। उन्होंने वैदिक कालीन युग की मैत्रियों, गार्गी और पुण्य स्मृति महिलाओं ने ऋषियों का स्थान ले लिया था।
सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित स्थान देकर महानता प्राप्त की। जो देश राष्ट्र स्त्रियों को आदर्श नहीं करते थे वे कभी भी नहीं वह भविष्य में कभी नहीं पनप सकते। मनुस्मृति में लिखा है कि जहाँ स्त्रियों की इज्जत होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने धार्मिक ऐसी शिक्षा के प्रबल प्रवर्तक थे। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर संस्कारों द्वारा देनी चाहिए, जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया, जिससे आज के बालक भविष्य में निर्भीक एवं योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सकें। मानसिक उद्देश्य पर बल देकर उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिससे उनका फ्यूचर बढ़िया बन सके, जिससे फिर मनुष्य में विनयशीलता एवं सभ्यता एवं चारित्रिक विकास हो सके। उपनिषदों में भी कहा गया कि विद्या ददाति विनयसु। ठीक। अर्थात विद्या का जब आर्थिक धर्म स्वरूप है इस प्रकार का होगा तब उसका स्वरूप अच्छा व उन्नति परम होगा। ठीक। अतः इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में हमें धार्मिक कर्म आध्यात्मिकता ज़्यादा बना दिया गया। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में बाहर जाकर हिंदू धर्म की व्याख्या की। वह सभी धर्मों जाति व स्त्रियों की इज्जत करते थे। उनका लक्ष्य मात्र अपने देश की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का उचित मार्गदर्शन प्रदान करना था। वह संपूर्ण विश्व में जगह जगह जाकर समाज को नया दर्पण दिखाकर युव मानवता का पाठ पढ़ाया था। हमारे देश में व्याप्त कुरीतियों व अशिक्षा को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। गुरु शिष्यों रिश्तों एवं स्त्रियों शिक्षा से संबंधित कार्य को समाज सुधार व सामाजिक उत्थान के लिए तथा धार्मिक शिक्षा आदि सभी कार्यों को नया स्वरूप प्रदान किया था, जो एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करके अच्छे से किया, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र व देश का विकास अच्छे से हो सके। ठीक। हमारे राष्ट्र व विश्व को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाने वाले पहले महापुरुष थे। अतः हम उस सभी ऐसे आदर्शों पर चलना चाहिए जिससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके। ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका है सेक्शन सी का आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक। क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शिक्षा में क्या योगदान है? ठीक। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग मानकर सामाजिक समता एवं लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक। वह शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बनाना चाहते थे तथा शिक्षण की लोकतांत्रिक विधि के पक्ष में थे। ठीक। जिससे कि सभी विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के एक प्रमुख शैक्षिक विचारक थे। उन्होंने शैक्षिक विचार आज भी प्रगति प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शैक्षणिक योगदान जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहित रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शैक्षणिक जीवन भी बहुत भव्य और लोगों के लिए प्रेरक है। शिक्षा के लिए उनकी कड़ी मेहनत, उनके द्वारा अर्जित की गई उच्चतम शैक्षणिक डिग्रियां और शिक्षा के बल पर अर्जित की गई अमान और कुशाग्र बुद्धि यह आज भी सभी के लिए एक प्रेरणा है। डॉक्टर बी आर ने शिक्षा के बारे में कहा कि उच्च शिक्षक थे, वह एक प्रकार से उच्च शिक्षक थे तथा उन्होंने 20वीं सदी के दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता थे। उन्होंने कहा था कि
शिक्षा एक बाघिन का दूध है और जो कोई भी इसे पिएगा वह बाघ की तरह ही दहाड़ेगा यानी उड़ जाएगा। प्राचीन हिंदू समाज के जाति नियमों के अनुसार निचली जातियां शिक्षा प्राप्त करने की हकदार नहीं थी, जबकि केवल उच्च जातियां ही शिक्षा की हकदार थी। इन्होंने निचली जातियां की स्थिति लगभग गुलाम जैसी थी। शिक्षा से निचली जातियों की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा, यह सोचकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शैक्षणिक से क्षेत्र में कार्य आरंभ कर दिया। इनके जो विचार थे, शैक्षिक योगदान जानने से पहले आपको उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक बातें भी जानना चाहिए। ठीक, भारत के अब तक के सबसे बुद्धिमान इंसान के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अत्यधिक उच्च शिक्षित एवं अपने स्वयं के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। ठीक, बाबा एक प्रकार से कहें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अत्यधिक उच्च शिक्षित विद्वानों में से एक माने जाते थे। बाबा साहब ने लंदन, भारत, अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की और कई उच्च डिग्रियां भी प्राप्त की। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन 18 घंटे अध्ययन करते थे। लंदन में तो उन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे की पढ़ाई की थी। उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्वता और प्रतिभा इतनी व्यापक और शानदार थी कि उन्हें दुनिया के सबसे प्रतीक यानी कि सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, बाबा साहेब अछूतों और महिलाओं के साथ साथ अपनी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रयास करते रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वंचित एवं दलित समुदाय की शिक्षा के लिए पीपुल्स एजुकेशन की सोसाइटी की भी स्थापना किया। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने शिक्षा के महत्व को जानते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पहले तो समाज में शैक्षिक जागरूकता फैलाई, लोगों को शिक्षा का महत्वपूर्ण समझाया और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने कई शैक्षिक संस्थाएं की स्थापना की। हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रहे निचली जातियों में अज्ञानता और निरक्षरता थी। इस वजह से ऊंची जातियों के लोग बिना खुद काम किए निचली जातियों के लोगों को उनका काम करने के लिए मजबूर करते थे। तो बाबा साहब ने निचली जातियों के लोगों को यह एहसास कराया कि उनकी दयनीय स्थिति शिक्षा की कमी के कारण है। ठीक, उन्होंने निचली जातियों के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। इन बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, भोजन और आश्रम जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों का सिक्का, घंटित व आर्य संघर्ष करो यानी पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। ठीक, निचली जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अर्थ होता है बहिष्कृतों का हित करने वाली सभा संस्था। ठीक, इस संस्था की ओर से सोलापुर में 4 जनवरी 1925 में एक छात्रावास हॉस्टल शुरू किया गया था और दलित और गरीब छात्रों को आवास, भोजन, कपड़े और शैक्षिक सामग्री प्रदान की गई। ठीक, 14 जून 1928 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दलित शिक्षा संस्थान की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलितों की माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मुंबई सरकार से माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम दलित छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस संस्था की मदद करने की अपील की थी। इसलिए बॉम्बे के गवर्नर ने 8 अक्टूबर 1928 को माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 5 छात्रावास स्वीकृत किए। इसके अलावा गवर्नर ने हर महीने छात्रों पर व्यय के लिए लगभग 9,000 रुपये स्वीकृत किए थे। ठीक, अछूतों सहित निम्न मध्यम वर्ग को
उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने निम्नलिखित कॉलेज सभी समुदायों के लिए शुरू की। 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। फिर आपका दूसरा है 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज। फिर तीसरा 1953 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। फिर आपका चौथा है 1956 में मुंबई में स्थित लॉ कॉलेज। वर्तमान में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के देश भर में 30 से अधिक कॉलेज हैं। इस प्रकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शैक्षिक योगदान ने न केवल वंचितों और शोषितों को बल्कि सभी समुदायों को छात्रों को लाभान्वित किया है। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।